Hello everyone, myself Rajnesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 15 है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। क्लियर? चलिए तो देखेंगे धरती जो है उसकी संरचना कैसी है, इंटीरियर में इसकी बनावट कैसी है, हमारा जो मून है वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति क्या है। देन उसके बाद हमारे जो अलग अलग फोर्सेस हैं जो धरती के स्ट्रक्चर को, स्वरूप को, बाहर की सतह को बदलने की क्षमता रखती है, वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, क्या इनका महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, मून जो है जो हमारा धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद में शुरू में ये जो मून था ये धरती का सैटेलाइट नहीं हुआ करता था, धरती अकेली थी। ठीक है ना, ओके। तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब हमारी धरती नई नई ताजा ही बनी थी, उसके कुछ मिलियन साल बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई जिसके कारण मून की उत्पत्ति हुई। तो क्या ये घटना थी वो देख लेते हैं हम। तो लगभग 4.4 आज के समय से 4.4 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन कितना होता है, एक के आगे आप कितना जीरो लगा देंगे, 9 जीरो लगा देंगे तो 1 बिलियन हो जाता है। 1000 मिलियंस में एक बिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरोस आर देयर, 1 के आगे। ठीक है, तो लगभग 4.4 बिलियन साल पहले की बात है। एक मंगल ग्रह के साइज की बॉडी, मार्स साइज बॉडी, जिसको कि थिया नाम दिया गया है, ये लगभग धरती से क्या हो गई, घूमते घूमते कोलाइड हो गई, आकर के धरती से टकरा गई। ठीक है, तो धरती से टकराने के बाद में धरती का बहुत सारा मलबा जो है वो बिखर गया स्पेस में, और ये धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण धरती के चारों तरफ रिंग्स के रूप में ये चक्कर काटने लगा कुछ समय। ठीक है कि नहीं कहा, ये बिल्कुल वैसे ही नजारा था जैसा आज हम सैटर्न जो ग्रह है उसके चारों रिंग्स देखते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से रिंग्स में डेब्रीज फ्लाई करके एक प्लेनर रिंग में क्या है, धरती की चारों ओर घूमने लगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बड़े टुकड़े थे, कुछ छोटे टुकड़े थे, फिर धीरे धीरे ये टुकड़े आपस में, जो सबसे बड़ा टुकड़ा था उसी के आसपास जमा होते होते क्या होगा, छोटे मोटे गोलमोल बॉडी का रूप ले लिया, जिसको आज हम हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो टकराव हुआ था इसको कहा जाता है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, और वो जो ग्रह मार्स के जितना बड़ा ग्रह टकराया था वो है थेइया, उसका नाम क्या था, थेइया रखा गया। ठीक, तो ये एक हाइपोथेटिकल व्यू है, खाली इसका कोई वैसे प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट बहुत स्ट्रॉन्ग इसके क्या है, कुछ आउटकम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसी इम्पैक्ट के बाद में धरती जो होती है अपने धुरी पर 23.5 डिग्री टेढ़ी होकर के टिल्ट हो गई, और आज भी वैसी टिल्टेड अवस्था में ये है। ठीक है कि नहीं क्या, तो एक तो ये चीज, दूसरा एक और इसका प्रूफ है हमारा क्या, कि जो चंद्रमा है, मून है, भाई अगर अलग अलग सैटेलाइट, अलग अलग ग्रह होते हैं तो उनका कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, एटमॉस्फेयर में फर्क होता है। ठीक है, वहां पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, उसमें फर्क होता है। तो धरती पे हमको बच्चों जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड में पाई जाती है, और ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, एक तो हल्के वाला है जिसका मास 16 है, और एक भारी वाला आइसोटोप है जिसका मास है 18 AMU। समझा क्या, तो ये दो आइसोटोप है ऑक्सीजन के। और धरती के ऊपर यहाँ पे जो भी चट्टानें मिलती हैं, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जिस भी चीज में मिलती है उसमें इन दोनों आइसोटोप्स का जो रेशियो फिक्स है, मतलब जो ज्यादा मेजोरिटी में है वह ऑक्सीजन 16 है, कम मात्रा में ऑक्सीजन 18 है। तो इनका रेशियो धरती पे हर चीज में कांस्टेंट है। और यदि हम चंद्रमा पे जाकर के वहां की चट्टानों की अध्ययन करें, वहां के चट्टानों में जो ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जाता है इन दो आइसोटोप्स का, वो भी बिल्कुल वही है जो कि धरती का है। इससे साबित ये होता है कि चंद्रमा कभी ना कभी हमारी धरती का एक हिस्सा हुआ करता था और धरती से ही सेपरेट होकर के निकला है। समझ में आ गया, तो ये था बच्चों क्या, मून के उत्पत्ति से रिलेटेड स्टोरी। ठीक है, तो यूट्यूब पे बतेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप अगर डालेंगे कि ओरिजिन ऑफ मून, कोई ना कोई वीडियो आप वहां पे देख पाओगे इजीली, वहां पे एनिमेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, so about 4.4 billion years ago a Mars sized body called थेइया, थेइया नामक एक मार्स के जितनी, मंगल ग्रह की जितनी बड़ी बॉडी टकरा गई किससे, हमारी धरती से, क्रिएटिंग ए लार्ज रिंग ऑफ डेब्रीज। डेब्रीज मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, तो बड़ी सारी रिंग बन गई छोटे छोटे टुकड़ों की, धरती से जो निकल करके फ्लाई होकर के इधर उधर बिखर गए धरती के जो खंड है, दैट इवेंचुअली कलेक्टेड, और बाद में धीरे धीरे ये आपस में असेंबल होकर के जुड़ करके इन्होंने एक नेचुरल सैटेलाइट का रूप ले लिया जो कि हमारा चंद्रमा बना। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, इसी को नाम दिया गया जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। दिस इम्पैक्ट also resulted in 23.5 degree tilted axis of Earth।
और धरती अपनी धुरी पे जिस एक्सिस पे, जिस धुरी पे घूमती है, वो धुरी सीधी ना वर्टिकल ना होकर के हमारे जो ऑर्बिटल प्लेन है उस पे 23.5 डिग्री झुक गई इस टक्कर के बाद, और आज तक वो झुकी हुई अवस्था में ही घूम रही है। ठीक, तो प्रूफ इसका मैंने बताया क्या, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स, दो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं हमारे, एक 16 और एक 18, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। आइसोटोप बच्चों एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका वजन अलग अलग होता है। तो ऑक्सीजन एक है 16 AMU मास, दूसरे का है 18 AMU मास, और ये दोनों का जो रेशियो जो धरती पे पाया जाता है वही बिल्कुल मून पे भी है, और ये मैचिंग शो करता है कि मून वाज वंस अ पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक, और अर्थ से ही सेपरेट होकर कभी ना कभी निकला है, और अर्थ से सेपरेट होने के लिए किसी चीज की टक्कर आवश्यकता है हेवनली बॉडी की। तो ये था जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि मून की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। चलिए अगला हमारा देखते हैं वेदरिंग फोर्सेस क्या होता है बच्चों। तो वेदरिंग का मतलब समझ लेते हैं पहले। वेदरिंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी तरीका जिसके द्वारा बहुत लंबे समय तक चट्टाने जो होती है उससे घिस घिस के चूर चूर होकर टूट फूट होकर के फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में आ गया, बड़े चट्टानों का और अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्लोली चूर चूर होकर के और फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ओके, इसी को अपर्दन भी बोलते हैं। अपर्दन मतलब वेदरिंग, कटाव पत्थरों का। ठीक है, ओके। ये जो वेदरिंग फोर्सेस है इनका एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, बहुत महत्व है भाई। खेती बाड़ी करने के लिए मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी बनती ही है वेदरिंग के कारण। तो ये वेदरिंग के लिए बहुत सारी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि क्या है, चट्टानों को काट काट के उसको फर्टाइल मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं, और उसी से हम अपना फूड उगाते हैं फर्टाइल सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सी वेदरिंग फोर्सेस है। वेदरिंग फोर्सेस आर वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। कृषि है, खेती बाड़ी है, उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फर्टाइल सॉइल रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय वेदरिंग फोर्सेस। जो उपजाऊ मिट्टी है, मृदा है, वो जो खेती बाड़ी के लिए हमको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग फोर्सेस से ही हमको मिल पाती है, चट्टानों के टूटने से। These forces slowly break the hard rock and convert it into fine particles of soil to make a leveled surface। जो चट्टाने होती है, ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े चट्टान है, पत्थर है, ठीक है, इन हार्ड सरफेसेस को ये वेदरिंग फोर्सेस ओवर द टाइम स्लोली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, हजारों लाखों सालों का समय लगता है, कंटिन्यूड प्रक्रिया है, धीरे धीरे उनको तोड़ तोड़ के फाइन मिट्टी के कणों में कन्वर्ट कर देती है। हवा इनको इधर से उधर बहा के ले जाती है और एक हमको लेवल्ड स्मूथ सरफेस मिल जाती है जो कि खेती बाड़ी के लिए हम काम में लाते हैं। These forces release many useful chemicals। और जो चट्टाने होती हैं, रॉक्स होते हैं, उसके अंदर कई प्रकार की यूजफुल मिनरल कंटेंट होता है जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मिनरल चट्टानों में फंसे होते हैं और वेदरिंग फोर्सेस उनको रिलीज करके मिट्टी में मिक्सअप कर देती है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिलीज्ड आउट ऑफ द रॉक्स, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। वेदरिंग फोर्सेस इंक्लूड सन हीट। और वेदरिंग फोर्सेस में क्या क्या आता है, सूर्य की गर्मी आती है भाई। गर्मी, सूर्य की गर्मी जब चट्टानों को गर्म करेगी, चट्टानें फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, रात के समय ठंड के कारण सिकुड़ेंगी, और रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से उनमें दरारें पड़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। उसका स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, बहुत तेज हवाएं चलती है तो हवा रगड़ करके चट्टानों को जाती है तो उसको घिसती है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, तेज बहता पानी हो या तेज बारिश हो, ओले गिर रहे हो, इन सब की मार जब चट्टानों में पड़ती है तो उनके शार्प एजेस घिसते पिटते हैं, टूटते हैं, चूर चूर होते हैं, पानी उनको बहा करके उनके कणों को दूर तक ले जाता है, हवा उड़ा करके ले जाती है। अगर सन की रिपीटेड क्या है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो चट्टान है तो उसमें कई बार दरारें पड़ जाती है, इंटरनल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन दरारों में सर्दियों में क्या, पहले तो ओस जमती है, अंदर पानी भर जाता है ठंड के कारण, और फिर सुबह के समय जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो उससे पाला जम जाता है, बर्फ जम जाती है। और हमको पता है बच्चों कि बर्फ जब जमती है पानी से तो बर्फ एक्सपैंड होती है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो दरारों में फंसा पानी जब वो फ्रीज होगा तो वो दरारों को और भी चौड़ा कर देता है, प्रेशर डालता है चट्टानों पे, और हर अगले दिन दरारें पिछले के मुकाबले और चौड़ी चौड़ी होती जाएंगी, कभी कभी भरभरा के वो चट्टानें बिखर जाते हैं, टूट जाती है। ठीक है, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चट्टानों पे ग्रो कर जाते हैं, वो भी उसको सॉफ्ट पाउडरी मास में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे कुछ एग्जांपल्स जैसे बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गए, एल्गी आ गया। ठीक है, एल्गी और फंगस को मिलके जो हमारा क्या है, यूनिफाइड जो ऑर्गेनिज्म बनता है, एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म, वो है लाइकेंस। ये लाइकेंस चट्टानों पे ग्रो करते हैं, उसको सॉफ्ट पाउडरी मास में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कई प्रकार के जो जानवर होते हैं, खासकर चरने वाले जानवर, ये जब चट्टानी सतहों पे, हार्ड सतहों पे चलते हैं तो उनके जो खुर होते हैं हार्ड, जैसे गाय भैंसे हो गई, जो ग्रेजिंग एनिमल हो गए, उनके खुर होते हैं, वजन काफी होता है इन जानवरों का, तो अपने खुरों से जब वो नुकीली चट्टानों को रौंदते हुए चलते हैं तो वो चट्टानें चूर चूर होती है, थोड़ी सी घिसती पिटती है। ठीक है कि नहीं, इसके कारण भी वेदरिंग होती है। देन कई प्लांट्स होते हैं
जो चट्टानों की जो क्रैक्स है उसके अंदर उनकी जड़ें घुस जाती है और फिर समय के साथ साथ प्लांट ग्रो करेगा, जड़ मोटी होगी तो क्रैक और भी चौड़ा हो जाता है और वो चट्टान भर-भरा के टूट जाती है, क्रैक्स बड़े हो जाते हैं। तो ये अलग-अलग फोर्सेज है हमारी प्रकृति में जो ऑपरेट करती है, जो कि वेदरिंग के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण चट्टानें कन्वर्ट होती हैं फाइन फर्टाइल सॉइल में। क्लियर है? तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इन वेदरिंग फोर्सेस का बहुत-बहुत महत्व है। इसके बिना क्या है, एग्रीकल्चर संभव नहीं हो पाएगा, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाएगा। चलिए अगला है बच्चों, व्हाट आर मोल्डिंग फोर्सेस। मोल्ड करना मतलब होता है सांचे में ढालना, आकार देना, शेप देना। तो हमारी जो धरती है बच्चों, धरती को आकार शेप देने वाली, धरती का स्वरूप बदलने वाली कौन कौन सी फोर्सेज है, कितने भागों में बांटा गया है, तो ये देखेंगे। व्हाट आर देयर टाइप्स। मोल्डिंग फोर्सेस समझ आ गया, तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं। तो मोल्ड करना मतलब हमारे धरती की सतह को बदलना, ठीक है। तो फोर्सेस दैट रिमेन एक्टिव, वो फोर्सेस, वो बल जो कि एक्टिव रहते हैं, निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं टू चेंज अर्थ सरफेस, जो कि धरती की सतह को बदलने का काम करते हैं, ये फोर्सेस कहलाती है मोल्डिंग फोर्सेस। और इनको हमने बच्चों दो भागों में बांटा है, मोल्डिंग फोर्सेस दो भागों में बांटा है। पहली है इंटरनल फोर्सेस, दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल शब्द खुद ही कहता है कि धरती के गर्भ में बहुत इंटीरियर से काम करती है, दे एक्ट फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है, और ये बाहर से दिखाई हमको नहीं देती है, ठीक है। और दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस, ये हमको बाहर से दिखाई देती है। तो इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं, दे ऑपरेट डीप अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सतह है उसके बहुत गहराई में अंदर से काम करती हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो गया बताओ, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, हमारे जो महाद्वीप हैं वो महाद्वीप बड़े बड़े जो है रॉकी प्लेट्स के ऊपर बसे हुए हैं, समझा क्या। रॉकी प्लेट्स हैं जो कि मोल्टन मैग्मा जो है हमारा उसके ऊपर तैरती रहती है। तो इन प्लेट्स का आपस में खिसकना दरकना, देन अर्थक्वेक्स, जमीन में जो कंपन होता है, अर्थक्वेक्स जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की शिफ्टिंग के कारण जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनके जो फॉल्ट जोन होते हैं, जो उनकी बाउंड्रीज होती है, वहां पे क्या कंपन प्रोड्यूस होता है, ये अर्थक्वेक होता है, ठीक है, भूकंप। देन वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना, मैग्मा का इंटीरियर में मूवमेंट जिसके कारण प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है मैग्मा के ऊपर और टकरा जाती हैं। एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, और जो चट्टानें होती हैं उसका बहुत ज्यादा गर्म लावा के संपर्क में आने से फैलना, सिकुड़ना, ये सारे काम जो होते हैं ये इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस के हैं। इससे धरती का जो ऊपर की सतह है उसमें थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के कारण तो आए दिन समुद्रों के अंदर नए नए द्वीप बनते रहते हैं, तूफान से टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो ये काम होता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद है हमारी एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस, ये वो फोर्सेस है जो सतह के बाहर से काम करती है, दिखाई देती है। और बच्चों एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस जो होती हैं इनको दो मेन भागों में बांटा गया, एक होती है वेदरिंग फोर्सेस, एक होती है इरोजन फोर्सेस। तो वेदरिंग फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनमें मूवमेंट नहीं होता, स्थायी होती है, एक जगह टिक करके काम करती है, दे डू नॉट मूव, दे लैक मूवमेंट। उनमें क्या है, तो मूवमेंट नहीं होता, मोशन नहीं होता, गति नहीं होती, समझ में आ गया। तो वेदरिंग फोर्सेस एक ही जगह पे रह करके क्या है, जो हमारी धरती की सतह है उसको बदलने का काम करती है। इरोजन फोर्सेस होती है बच्चों, उनमें मूवमेंट होता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो देखेंगे वेदरिंग फोर्सेस क्या होती है, तो बेसिक डिफरेंस यही है, मूवमेंट नो मूवमेंट, ठीक है। तो वेदरिंग फोर्सेस तो कैसे याद रहेगा बच्चों, वेदरिंग फोर्सेस जो होती है उसमें मूवमेंट नहीं होता और इरोजन फोर्सेस जो होती है वो मूवेबल होती है। वेदरिंग फोर्सेस, these forces lack movement and work while being at their own place, समझ में आ गया। ये फोर्सेस में कोई मोशन मूवमेंट नहीं है एंड वर्क while being at their own place, जिस जगह पे ये है उसी जगह पे टिक करके काम करती है, धीरे धीरे सतह को बदलने का काम करती है। दे हेल्प द अदर कैटेगरी, लेकिन ये जो वेदरिंग फोर्सेस है ये दूसरी जो कैटेगरी है इरोजन फोर्सेस, इसको जन्म देने का भी काम करती है कई बार, समझ में आ गया। वेदरिंग फोर्सेस दे हेल्प द अदर कैटेगरी, सो दे हेल्प द अदर कैटेगरी एंड मे गिव राइज टू देम। तो वेदरिंग फोर्सेस जो होती हैं उन्हीं के कारण जो होती है इरोजन फोर्सेस का जन्म भी हो सकता है, भी एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो इनमें मूवमेंट नहीं होता, तो इसमें एग्जांपल है सन की हीट। अब सूर्य की गर्मी वहीं पे टिक के काम करेगी, चट्टान को उसी जगह पे गर्म आएगी, उसी जगह पे एक्सपैंड और कूल करेगी बार बार, ठीक है कि नहीं, जिसके कारण उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज है, सूर्य की हीट के कारण हमारी हवाएं चलती है, हवाएं चलती हैं तो फिर हवा चलेगी तो क्या है, अच्छा सूर्य की गर्मी के कारण इवेपोरेशन होता है पानी का, पानी का इवेपोरेशन होगा तो उसी से फिर क्लाउड्स बनेंगे, बारिश आएगी। तो सूर्य की गर्मी जो होती है उसी के कारण कई प्रकार की जो होती है इरोजन फोर्सेस जन्म लेती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे क्या है, मूवेबल फोर्सेस लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं जो चलती हैं, उसके बाद बहता पानी है, हैवी रेन्स है, भारी बारिश हो गई, जानवरों का मूवमेंट इधर से उधर, देन उसके बाद स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान आना, बर्फ पड़ना, ठीक है। ये सब जो होते हैं बच्चों इरोजन फोर्सेस है, समझ में आ गया। इरोजन फोर्सेस जो होते हैं ये वेदरिंग फोर्सेस के कारण ही होती है, सन की हीट के कारण है ज्यादातर ये, तो सूर्य इनका बेसिक कारण।
तो ये दो प्रकार की फोर्सेस समझ में आ गया। वेदरिंग फोर्सेस दे लैक मूवमेंट एंड दे वर्क व्हाइल बीइंग एट देयर ओन प्लेस, वेयर एज इरोजन फोर्सेस दे वर्क बाय फोर्स। समझ में आ गया, गति से काम करते हैं, मूवमेंट से काम करते हैं, और दोनों ही हमारे धरती की सतह को चेंज करने का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। मॉनसून विंड क्या होती है बच्चों? भी सीजन आने वाला है मॉनसून का। मॉनसून विंड होती है बच्चों सीजनल विंड्स, हवाएं जो चलती है। कई बार ऐसा होता है कि इन हवाओं की जो दिशा होती है ना, वो सीजन के हिसाब से होती है। सीजन बदलने पर इनकी दिशा चेंज होती रहती है। हमेशा ये जो विंड्स हैं इनकी दिशा एक समान नहीं रहती, कभी किसी दिशा में चलती है, कभी किसी दिशा में चलती है। तो ये जो मॉनसून विंड्स होती है ये सीजनल विंड्स है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जो गर्मी के 6 महीने होते हैं बच्चों, हमारा भारत देश जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री है। इसका मतलब तीन ओर से समुद्र से घिरा है साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियन जो पेनिनसुला है, प्लेटू जो रीजन है। और यही कारण है कि जो गर्मियां होती है, गर्मियों में समुद्र में बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, और उसके कारण जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो बिल्कुल नमी वाली और डेंस हो जाती है। और डेंस हवा जो होती है ये, और इसके कारण क्या होता है, वो तो डेंस हो गई, तो समुद्र के ऊपर की एयर भारी भरकम डेंस और नमी वाली होती है। इसके विपरीत यदि हम जमीन के पास चले, लैंड के ऊपर चले, तो लैंड के ऊपर भयंकर गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो भी नमी वगैरह होती है उठ करके वो बिल्कुल गायब हो जाती है, और गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो आसपास का जो रीजन होता है लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या ड्राई रीजन बन जाता है, तो वहां डेंसिटी हवा की हो जाती है कम। तो जो समुद्रों के ऊपर की जो हाई डेंसिटी वाली नमी वाली एयर है, मॉइस्चर लैडन एयर है, वो धीरे धीरे क्या है, समुद्रों से उठ करके कहाँ, लैंड की ओर मूव करती है। तो ये जो हवाएं हैं लगभग 5 से 6 महीने चलती हैं गर्मियों के मौसम में, फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। इनको हम बच्चों बोलते हैं समर मॉनसून। और क्योंकि ये नमी से रिच हैं, आर्द्रता से भरी हुई हैं, और जैसे ये पहाड़ी इलाकों में आती हैं तो वहां पे इनका तापमान कम होता है, तुरंत ही प्रेसिपिटेशन कॉज करती है, हमारे देश में बारिश लाती है, और इसी कारण से हमारे देश के बड़े भूभाग में क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो पाती है। समझ में आ गया? उसके बाद ये हवाएं आगे चलती हैं, ऊपर नॉर्थ रीजन में जाएगी, हिमालयन रीजन से टकराती है, लौट करके वापस आती है। वहां पे ये विंटर में मतलब अक्टूबर नवंबर तक पहुंचती है वहां पे, और नवंबर में वहां पे स्नोफॉल कॉज करती है। उसके बाद ये वापस लौटती है टकरा करके, और लौट करके अब ठंड में क्या होता है, ठंड में क्या होता है, उल्टा सिस्टम हो जाता है। अब ठंड में जो होता है, हमारे समुद्र बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होते, लेकिन जो ठंड के अंदर क्या होता है, हमारा जो जमीन है, जमीन के ऊपर की हवा कूल और ज्यादा घनी हो जाती है। तो ये कूल एयर जो होती है ये वापस समुद्र की ओर लौटती है, समुद्रों की ओर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो अगले 6 जो विंटर के महीने होते हैं लगभग, उसमें क्या होता है, ये लौटता हुआ जो मानसून होता है विंटर मानसून कहलाता है। और ये विंटर मानसून हमारे देश में मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पे कम बारिश करता है। तो सर्दियों में होने वाली सी बारिश को मावट कहते हैं, ये कम होती है, लेकिन तो यहाँ पे मेनली जो हमारा जो मानसून है वो समर मानसून है। ठीक है, तो ये होती है हमारी मानसून विंड्स। तो गर्मियों के 6 महीनों में ये चलती है समुद्र से लैंड की ओर, और अगले 6 महीनों में चलती है लैंड से समुद्र की ओर। चलिए क्या देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन विंड्स डज नॉट रिमेन द सेम। जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा हमेशा एक समान नहीं रहती है, ये सीजन के हिसाब से चेंज होती है विंड्स की डायरेक्शन। सच सीजनल विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। और इसी प्रकार से सीजन पे जो निर्भर होती है विंड्स, जिनकी दिशा सीजन पे डिपेंड करती है, वो मॉनसून विंड्स कहलाती है। ड्यूरिंग 6 मंथ्स ऑफ समर, 6 जो गर्मी के महीने होते हैं, मतलब उसमें स्प्रिंग भी आ गया थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं? क्या मार्च फरवरी के बाद मार्च से चालू हो जाता है लगभग गर्मी का सा मौसम, और मार्च के बाद में सितंबर तक चलता है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरा मार्च के एंड के बाद में अप्रैल से ले लो, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने लगभग समर के ही माने जा सकते हैं। तो दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, तो समुद्र से ये भूमि की ओर, लैंड की ओर ये विंड्स चलती है। दे ब्रिंग ए लॉट ऑफ वाटर वेपर विद देम, अपने साथ खूब सारा वाटर वेपर, नमी लेके आती हैं, व्हिच कॉजेस रेन्स इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द समर, और इसी से हमारे देश में गर्मियों में वर्षा होती है। ठीक, ड्यूरिंग 6 मंथ्स ऑफ विंटर दीज विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, और अगले 6 महीनों में जो होते हैं ये विंड्स क्या करती हैं, ये कहां से कहां, लैंड से समुद्र की ओर ये ब्लो करती है। समझ में आ गया? यहाँ फ्लो के स्थान पे बच्चों आना चाहिए ब्लो। ओके ओके, और इससे क्या होता है, लौटती जो मानसून है उसको विंटर मानसून कहते हैं, तो उससे हमारे देश में थोड़ी कम बारिश होती है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम, व्हाट आर इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज। अभी हमने फोर्सेस देखी थी दो प्रकार की, एक्सटर्नल फोर्सेस मोल्डिंग और इंटरनल। तो टेक्टोनिक एनर्जी है, इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस एक ही बात है। तो इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस वो होती है, इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज वो होती है जो धरती के इंटीरियर में डीप विद इन काम करती हैं, और बाहर से इनको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है कि नहीं? क्या
तो बेसिकली धरती के सतह को बदलने वाली जो फोर्सेस है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, अभी जैसे हमने देखा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज, इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से जो धरती के सतह को चेंज कर सकती है। तो टेक्टोनिक एनर्जीज पहले बता देते हैं क्या होता है। द एनर्जी फॉर्म्स, वो एनर्जी के रूप दैट कंटिन्यूअसली वर्क टू चेंज अर्थ सरफेस, जो कि लगातार निरंतर रूप से कार्य करती रहती है, वो एनर्जीज जो कि धरती की सतह को बदलती रहती है, ये कहलाती है टेक्टोनिक एनर्जी। समझ में आ गया? दोज एनर्जीज दैट कैन चेंज अर्थ सरफेस आर टेक्टोनिक एनर्जीज। दो प्रकार के, इंटरनल एक्सटर्नल। पहले देखेंगे इंटरनल, ठीक। एक्सटर्नल वाली जो है हमारी वो एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस, अभी हमने देखा था ना वेदरिंग और इरोजन, वो एक्सटर्नल हो गई। इंटरनल वाली जो है वो देख लेते हैं अभी क्या क्या इसमें आती है। तो इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज में क्या कह रहे हैं, दे वर्क फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड नॉट विजिबल एक्सटर्नली। धरती के इंटीरियर से काम करती है, अंदर से काम करती है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसके उदाहरण क्या क्या है हमारे, देखो। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मैग्मा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स। बच्चों आगे इसी चैप्टर में आगे हम धरती के इंटीरियर का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो धरती को हमने तीन अलग अलग लेयर्स में बांटा है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। ये लगभग 50-60 से 70 किलोमीटर मोटी है, कहीं कहीं पे 10-15-20 किलोमीटर भी है, पतली भी है, कहीं ज्यादा मोटी भी है, ठीक है। तो जो महासागर है, महासागर के तल पे ये पतली है, और कॉन्टिनेंट्स पे जहाँ पहाड़ वगैरह है वहां ये क्रस्ट मोटी है, 60-70 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद उसके अंदर आता है हमारा मोल्टन, पिघले हुए चट्टानों की लेयर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंटल बोलते हैं। और ये पिघली हुई चट्टानें बच्चों क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। तो हॉट मोल्टन रॉक्स। अब ये रॉक्स जो होते हैं, ये जो हमारी जो मैग्मा की लेयर है, हमारा मेंटल जो है, ये लगभग बच्चों 2800 किलोमीटर तक है। मतलब क्रस्ट के बाद में नेक्स्ट क्रस्ट 60-70 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है सतह से। उसके बाद अंदर अगर हम मोल्टन मैग्मा जो है या मेंटल को स्टार्ट करें, तो लगभग वहां से और अंदर 2800 किलोमीटर चले जाए, वहां तक ये हमारा मोल्टन मैग्मा है। अब 2800 से ऊपर का जो लेयर है 1000 किलोमीटर का, वो थोड़ा ठंडा है रिलेटिवली, और जो ज्यादा अंदर है सेंटर की ओर जो चट्टान है वो ज्यादा उबलती हुई है, गर्म बच्चों, और उनके तापमान में करीब 500 से 1000 डिग्री का फर्क हो सकता है। समझ में आ गया? सो द आउटर मैग्मा इट इज रिलेटिवली कोल्डर, व्हेreas द इनर मैग्मा इट इज बॉइलिंग। समझ में आ गया? वो बहुत ज्यादा गर्म है। फिर इस मैग्मा वाली या मेंटल जो लेयर है, उसके बाद अंदर हम चले तो अंदर सेंटर वाला जो रीजन है कोर है, तो इस कोर की पूरी सेंटर तक जो रेडियस है, समझ में आ गया? मतलब जहां मेंटल खत्म होता है वहां से अगर हम और सेंटर तक जाएं तो हमको और 3500 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा, तो हम धरती के सेंटर तक पहुंचेंगे। तो जो कोर है धरती का केंद्रीय भाग है, वो लगभग 3500 किलोमीटर रेडियस का है। अब इस 3500 में से शुरू का लगभग नियरली 2500, शुरू का कितना 2500 किलोमीटर या 22-23-2400-2500 किलोमीटर का जो मोटाई का जो रेडियस का जो हिस्सा है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो बाहरी कोर है वो लिक्विड है, और ये नॉर्मली बच्चों आयरन का सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा आयरन है, निकेल, कोबाल्ट है, ये कुछ 2-3 मेटल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, आउटर कोर के अंदर। और जो सेंटर केंद्र वाला जो कोर है, जो सबसे ज्यादा गर्म है, जहां पे तापमान 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वो लगभग 1000 किलोमीटर और सेंटर तक एक्सटेंड करता है आउटर कोर के बाद में, और यहाँ तापमान 6 से 7000 डिग्री है। तो 6-7 हजार डिग्री तापमान, और पूरे धरती का जो रेडियस है वो नियरली 6400 किलोमीटर है। तो बच्चों ये अलग अलग लेयर्स होगी। तो अभी होता ही है, जो मैग्मा वाला पार्ट है ना बच्चों, मैग्मा वाले पार्ट में बहुत ज्यादा हलचल होती है। मैग्मा जो कोर के संपर्क में है बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा गर्म है, और वहां से हीट ले लेके उबल करके हल्का होता है। तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना हल्का होगा, तो वो ऊपर की ओर राइज करता है। और मैग्मा जो होता है बहुत बारीक बारीक पतली पतली धार के रूप में ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। जिस पर्टिकुलर जगह पे मैग्मा ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है, तो ऊपर का जो रिलेटिवली कोल्डर मैग्मा है, वैसे तो बहुत गर्म है, बट नीचे वाले की तुलना में थोड़ा ठंडा है। ठंडा होता है तो भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे नीचे सिंक करता है, फिर नीचे से फिर उबल के आ जाएगा, फिर ऊपर राइज करेगा। इस प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। तो कोल्डर मैग्मा ग्रेजुअली सिंक्स डाउन, एंड हॉटर मैग्मा जो उबलता हुआ नीचे से, वो ग्रेजुअली ऊपर राइज करेगा। अभी ऊपर राइज करता हुआ मैग्मा बच्चों, ये ऊपर राइज करता हुआ आकर के कॉन्टिनेंटल प्लेट, जहां पे रॉकी चट्टाने हैं, सॉलिड चट्टाने, उनसे टकराता है, वहां पे उनमें गोल गोल कैविटी छेद कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, जैसा यदि हम सपोज एक बड़ा सारा ब्लॉक ले ले मोम का, समझा? मोम का मोटा सारा, जैसे आपकी बुक होती है टेक्स्ट बुक, उसके जितना बड़ा मोटा सारा मोम का ब्लॉक ले ले, वैक्स का, ठीक है। और फिर नीचे हम कैंडल जला दे, तो जिस जगह पे कैंडल जलेगी उसके ऊपर मोम
जहां जहां पे वहां पे एक कैविटी सी हो जाएगी, छेद बन जाएगा, मोम वहां से पिघलने लगेगा। तो इसी प्रकार से चट्टाने पिघल पिघल के एक छोटी सी कैविटी हो जाती है और उस कैविटी में मैग्मा डिपॉजिट होते रहता है, गर्मा गर्म और वो अंदर से क्रस्ट को पिघलाते रहता है। ठीक है कि नहीं? क्या इस प्रकार की कैविटी जिसमें मैग्मा ट्रैप हो जाता है और गोल 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 सर्कुलर घूमते घूमते उस कैविटी को बड़ा करते रहता है, ये मैग्मा कैविटी, मैग्मा चेम्बर कहलाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्रस्ट को पतला 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 करते रहता है। ठीक, और बाद में कभी ना कभी क्या होता है, जहां पे क्रस्ट बहुत ज्यादा पतला होता है, जबरदस्त दबाव पड़ता है, तो ये क्रस्ट को तोड़ करके उसमें क्रैक्स डेवलप कर देता है और एक छोटा सा सर्कुलर होल निकल जाता है हमारी क्रस्ट के ऊपर, जहाँ पे पपड़ी कमजोर है, क्रस्ट कमजोर है। और फिर वो जो छोटा सा होल निकल जाएगा, उस होल को क्रेटर बोलते हैं। और दबाव के कारण ये जो हॉट मोल्टन मैग्मा है, ये ऊपर राइज करता है, एक बारीक सी ट्यूब के फॉर्म में बहता है ये। तो चारों तरफ चट्टाने, सेंटर पे एक जगह पतली सी ट्यूब, इसको हम वेंट या मैग्मा ट्यूब बोलते हैं। इस मैग्मा ट्यूब से क्या होता है, ये हॉट मोल्टन लावा या मैग्मा बाहर निकलेगा, क्रेटर से एकदम से इजेक्ट होके बहुत ऊंचाई तक उछलता है और फिर बह करके ये क्या है, आसपास जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ऐसे हर बार बार इस प्रकार से इरप्शन होता है, मैग्मा धीरे धीरे निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो हमारे जो धरती की सतह है उसमें खूब सारे माउंटेन्स या उबड़ खाबड़ सतह बन जाती है उसकी। तो धरती की जो सतह स्वरूप है इस प्रकार से चेंज होता है। समुद्र में घटना होगी तो कई प्रकार के आइलैंड्स वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, अधिकतर हमारे पूरे धरती में बच्चों इस प्रकार के जो वोल्केनोज एक्टिव वो 500 से 600 के आसपास है और उसमें से कम 70 टू 80% जो है वो समुद्रों के तल पे है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑन अर्थ दे आर ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन, खासकर पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। ठीक, चलिए तो क्या क्या देखेंगे। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मैग्मा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर के कारण नीचे का मैग्मा ज्यादा हॉट है, ऊपर का थोड़ा कोल्ड है, तो इसके कारण नीचे वाला ऊपर राइज करता है। अलग अलग हिस्सों में मैग्मा का मोड ऊपर वाला भी नीचे की तरफ जाता है, तो इस मूवमेंट के कारण, ऊपर नीचे के मूवमेंट के कारण हरकतें होती हैं, ऊपर की प्लेट्स हिलती डुलती हैं। देन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ रॉक्स, कहीं पे हॉट मोल्टन मैग्मा जाके चट्टाने से जो सॉलिड रॉक्स हैं पपड़ी पे, उन पे टकराएगा, तो जहां पे गर्मा गर्म मैग्मा के संपर्क में आएंगे वो चट्टाने, तो वो फैलेंगी, तो उनमें रेयरफेक्शन होगा। रेयरफेक्शन होता है एक्सपेंशन, और कॉम्प्रेशन होता है सिकुड़ना, जहाँ पे हल्का सा भी रिलेटिवली टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है, तो वहां पे कॉम्प्रेशन होता रहता है। कॉम्प्रेशन दो प्लेट्स के टकराने से भी होता है, दो प्लेट जहां टकराती है तो बीच का रीजन जो होता है वहां पे दब जाता है बहुत सारा मैटर। ठीक है, इसके कारण भी क्या होता है, हमारी सतह बदलती है धरती की। ड्यू टू दीज सम पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मूव्स अप एंड सम आर बरीड डाउन, समझ में आ गया? तो कुछ हिस्सा, भाई प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर हटेंगे तो कुछ हिस्सा नीचे धस जाता है, और अगर टकराएंगी प्लेट्स आपस में तो कुछ हिस्सा उभर करके ऊपर आ जाता है। हमारे जो हिमालयन रीजन है वो भी ऐसे ही बना था, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से। जो हमारी एक शुरू शुरू में जो हमारा एशिया और यूरोप था, वो एक बहुत बड़ा सारा एक सिंगल कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, यूरेशिया नाम से था। यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट। और हमारा जो इंडिया था बच्चों, वो साउथ पोल पे हुआ करता था, लॉरेशिया नाम से, या फिर गोंडवाना आइलैंड के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है कि नहीं का? तो दो पहले गुटों में बटा हुआ था पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, एक था यूरेशिया, एक लॉरेशिया। यूरेशिया ऊपर की ओर था, लॉरेशिया जो था वो सदर्न पोल के ऊपर था। तो हमारा जो आइलैंड था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये गोंडवाना आइलैंड के नाम से जाना जाता उस समय। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर राइज किया, और ऊपर राइज करते 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 जो यूरेशिया की जो प्लेट है उसके दक्षिण वाले हिस्से पे टकरा गया, और वहां पे क्या है, एक बड़ा सारा सागर हुआ करता था बच्चों, टेथीज सी। और इस टेथीज सी से ये गोंडवाना आइलैंड की जो प्लेट है टकराई, तो उसमें बड़े बड़े फोल्ड्स पड़ गए, और जो टेथीज सी का जो मलबा है वो उभर करके एक रिंग के रूप में क्या है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फोल्ड्स के रूप में डेवलप हो गया, जो कि आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये इसका राइज होना अभी भी जारी है। एवरी ईयर द हिमालयाज दे आर राइजिंग इंच बाय इंच, वो धीरे धीरे क्या बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारी धरती पर नई नई संरचनाएं होती रहती हैं। तो ड्यू टू दिस सम पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मूव्स अप, कुछ हिस्सा ऊपर उभर जाता है, कुछ धस जाता है। धसने वाली जगह पे गड्ढे घाटियां बन जाती है, उभरने वाली जगहों पे माउंटेन रिज बन जाती है। दिस फॉर्म्स, तो इससे क्या क्या बन जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप बने, आइलैंड्स द्वीप बन जाते हैं। अगर द्वीप कब बनते हैं, जब हमारा महासागरों के अंदर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो प्लेट्यूज पठार बन जाते हैं, प्लेन्स मैदानी इलाके बन जाते हैं, माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये सब जो हमारे ज्योग्राफिकल जो फॉर्म्स हैं, ये सब सब इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज के कारण बनते हैं और महासागरों का निर्माण होता है। माउंटेन्स एंड वैलीज, पहाड़ और जो घाटियां होती हैं, they are formed due to horizontal tectonic energy causing huge movement on rocky surface। जब भी जो horizontal जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जब एक दूसरे को टक्कर मारती है, तो कुछ स्थान पे तो उठ जाता है ऊपर मलबा, और कुछ जगह पे ये धस जाता है, और इस कारण से पहाड़ और घाटियां बनती है। ठीक, चलिए, तो ये तो था टेक्टोनिक एनर्जी किस प्रकार से हमारे धरती के स्वरूप को, सतह को बदल सकती है।
अभी हम देखेंगे इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज जो है उनके कुछ उदाहरण। यहाँ पे फिलहाल हमको इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज, तो अभी तक मैं बता रहा था टेक्टोनिक एनर्जी क्या होती है, इंटरनल वाली ये है। तो अभी इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज में सबसे पहला हमारा आता है वॉल्केनो। बच्चों शॉर्ट नोट आ सकता है इसमें कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामीज, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले देखेंगे वॉल्केनो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस, बताया ना मैंने कि जो ज्यादा इंटीरियर में मैग्मा है वो ज्यादा गर्म है, बहुत अंदर पे मैग्मा वो लगभग 3000-3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, बिल्कुल कोर के संपर्क में जो होता है, और जो बाहर वाला मैग्मा है 2000 डिग्री के आसपास, 1000-1200 डिग्री का फर्क है। तो नीचे का मैग्मा गर्मा गर्म उबल करके धीरे धीरे ऊपर राइज करने लगता है, समझ में आ गया? ऊपर का ठंडा वाला नीचे की ओर, तो इस प्रकार से वर्टिकल मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के कारण धरती की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है बच्चों, ऐसी 29 प्लेट्स है, पूरी धरती की जो सॉलिड सतह है, पपड़ी है, क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ 29 रॉकी प्लेट्स। इन 29 प्लेट्स में से बच्चों 6 प्लेट बहुत बड़ी मेजर है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहलाती है, और बाकी जो प्लेट्स हैं अधिकतर उसकी महासागरों के बेस पे है, वो स्मॉल प्लेट्स हैं, 23 ऐसी छोटी प्लेट्स है। तो टोटल हमारी जो पूरी धरती की सतह है वो अलग अलग 29 प्लेट्स को जुड़ के बनी है, और इन प्लेट्स के जो जॉइंट होते हैं, क्रैक्स, जहां प्लेट आपस में जुड़ती हैं, इनको हम फॉल्ट जोन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोलते हैं इनको? फॉल्ट जोन। और ये जो क्रस्ट है हमारी, ये समुद्र के अंदर तो पतली है क्योंकि समुद्र बहुत गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, और जहां माउंटेन रीजन होता है वहां पे सबसे मोटी है, और मैदानी इलाकों में थोड़ी एवरेज है। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा गहरे समुद्र है वहां पे 10-12-15 किलोमीटर से ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्या प्लेनर रीजन में 30-35 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, और पहाड़ी रीजन में 60-70 किलोमीटर इसकी मोटाई हो सकती है। क्लियर? सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ सरफेस, धरती के इंटीरियर में मैग्मा के मूवमेंट के कारण क्या होता है, धरती की जो सतह होती है ना उसमें थोड़ा सा कंपन होता है, शेक करने लगती है। शेक करती है तो उसके अंदर जगह जगह क्रैक्स आ जाते हैं, कमजोर पड़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो रप्चर इज क्रिएटेड वेयर क्रस्ट इज वीक, और ये जो वीक क्रस्ट होती है नॉर्मली ये महासागरों के बेस पे, तो वहां पे कई जगह रप्चर क्रैक्स आ जाते हैं। तो अधिकतर वोल्केनोस बच्चों महासागर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि महासागर का जो फ्लोर है उसके नीचे मैग्मा ज्यादा नजदीक होता है। दिस अलाउज द हॉट मैग्मा, और जहां पे भी ये क्रैक आ गया मैग्मा को मौका मिलता है गर्मा गर्म गैसेज हैं प्रेशर रिलीज करने के लिए, हॉट मोल्टन मैग्मा होता है उस क्रैक को फोड़ करके ऊपर निकल आता है। तो मैग्मा बच्चों जिस ट्यूब में से ऊपर निकल, मैंने बताया था पहले, मैग्मा ऊपर आकर के जो चट्टान होता है, रॉकी सरफेस होती है, उसमें एक छोटा सा कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इस कैविटी को मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, और उसमें खूब सारा पिघला हुआ मैग्मा जमा हो जाता है। तो वोल्केनिक ऐश गैसेस ये राइज अप करके एक मैग्मा चेंबर बना लेते हैं, और फिर ये मैग्मा चेंबर में से एक पतली सी ट्यूब के रूप में क्या है मैग्मा बाहर निकलता है। ये पतली ट्यूब होती है तो बहुत प्रेशर के साथ निकलता है मैग्मा, ठीक है कि नहीं? टनों टनों मैग्मा पिघला हुआ हॉट, इट एस्केप्स थ्रू ए वेंट। वेंट मतलब पतली सी ट्यूब होती है, मैग्मा ट्यूब है, वेंट बोलते हैं। ये वहां से निकलता है बाहर, और ये सतह जहां पे भी उसमें क्रैक आ गया, क्रैक तो पहले से आ गया तो इजीली फट जाएगी उस सतह, उसमें एक पतला सा गोल होल बना लेता है। ये होल 5-10-20 मीटर से लेकर के 50-100 मीटर के लगभग डायमीटर का ये हो सकता है, ये होल, ठीक है। ये होल बना लेता है, इस होल को, सर्कुलर होल को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रस्ट, एक क्रेटर बोलते हैं। और इस क्रेटर में से फिर गर्मा गर्म पिघली हुई चट्टानें, जिसको मैग्मा या लावा बोलते हैं, ये फ्लो करता है। तो शुरू शुरू में अगर ये महासागरों के अंदर होता है तो अधिकतर हिस्सा इसका महासागरों के अंदर ही रहता है, महासागर के तल पे ही मोल्टन मैग्मा पानी के संपर्क में आएगा और वहीं पे जम जाएगा, फिर और निकलेगा, जम जाएगा, धीरे धीरे तल उसका राइज करने लगता है, और कभी न कभी इतना ऊंचा हो जाता है वो स्ट्रक्चर कि अंदर ही अंदर समुद्र के तल पे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और उसका टिप कभी न कभी समुद्र के ऊपर नजर आने लगता है। समुद्री वेव्स उसको काटती रहती है तो ऊपर से उसको फ्लैट बना देते हैं। इस प्रकार से बच्चों आइलैंड्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो हवाई आइलैंड है बच्चों, हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में, ये लगभग इसी प्रकार से बने हुए हैं। हवाई आइलैंड का जो द्वीप समूह है वो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी इसी प्रकार की वोल्केनिक एक्टिविटी का ही नतीजा है। तो जो आइलैंड्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो क्रेटर से मोल्टन मैग्मा बाहर निकल जाता है। वोल्केनिक इरप्शन इज ए नेचुरल डिजास्टर, और जो ज्वालामुखी फटते हैं ये क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है that causes huge destruction of life and property, और बड़े पैमाने पे इससे जान और माल की हानि होती है, नुकसान होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। कई एटम बम फोड़ दो उसके बराबर का पॉल्यूशन एक ज्वालामुखी से होता है। कई महीनों तक उसमें गर्म राख वगैरह और हॉट गैसेस, पोल्यूटिंग गैसेस निकलती रहती है। और इन गैसेस में नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिड रेन कॉज करती है, ठीक है कि नहीं? का तो महीनों तक जो धूल का गुबार है, जो राख का गुबार है, वो छटता नहीं है। फ्लाइट वगैरह कैंसिल कर देनी पड़ती है, अचानक से तापमान उस रीजन का बढ़ जाता है, लोगों को आसपास के 10-20 किलोमीटर के इलाके को इवैक्यूएट करा देना पड़ता है,
ठीक है, फसलें चौपट हो जाती हैं, जमीन बर्बाद होती है, तो बहुत सीवियर पॉल्यूशन होता है। सीवियर पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर रिसोर्सेज। और यही अगर मोल्टन मैग्मा जो होता है नदी नालों में मिल जाएगा तो उनको भी पोल्यूट कर देता है, क्योंकि इनके इसके अंदर से जो भी गैसेस निकलेगी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और ये पानी के संपर्क में आते ही सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और एसिड के कारण क्या होती है, मछलियां, एक्वेटिक लाइफ, उनको बहुत खतरा होता है। तो इस प्रकार से पानी भी पोल्यूट होता है, एसिडिक हो जाता है पूरा पानी। एडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है। वोल्केनो नुकसान तो लाते हैं बट उसके कुछ फायदे भी है। फायदे क्या है? सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनिक ऐश मैग्मा इज वेरी फर्टाइल। बच्चों, धरती का जो अंदर से जो मैग्मा निकलता है उसके अंदर कई प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं। सल्फर है, बोरिक एसिड है, कई प्रकार की वैल्यूएबल धातु है, सोना चांदी है, प्लेटिनम है, ये अंदर से निकलते हैं, अदरवाइज हम मोल्टन मैग्मा तक खोद ही नहीं पाएंगे। बच्चों, आज तक हमने जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो 12-13 किलोमीटर से ज्यादा गहरा नहीं है। 12 या 13 किलोमीटर से ज्यादा गहरा हमने आज तक गड्ढा खोदा ही नहीं, और वो भी सिर्फ बोरवेल के साइज का, मतलब मुश्किल से 15-20 इंच चौड़ा। ठीक है, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लगा के इससे ज्यादा गड्ढा नहीं खोदा। उसके बाद तापमान इतना बढ़ जाता है, हमारी मशीनें काम नहीं करती, पिघल जाती है। तो जो मैग्मा है, मैग्मा जिस स्थान से निकल के बाहर आता है वहां तक हम खोद के उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने आप ही वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बाहर सतह तक आता है, और सतह तक ये यूजफुल केमिकल्स को ले आता है। ये एग्रीकल्चर के लिए भूमि को फर्टाइल बनाता है। तो जो ज्वालामुखी से निकलने वाली राख है, मैग्मा है, उसमें फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जो कि खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छे हैं। यूजफुल केमिकल्स लाइक सल्फर हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दवाइयां बनती है इससे बहुत सारी। बोरिक एसिड है, देन वैल्यूएबल मेटल, सोना चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो सोते होते हैं वो भी वोल्केनो से बन जाते हैं। वोल्केनो जहाँ पे फटता है उसके आसपास चट्टानों में दरार पड़ जाती है, ढीली हो जाती है। उन चट्टानों में गर्मा गर्म मैग्मा आसपास बहुत नीचे से गर्माहट देता है, और ऊपर जो थोड़ा मैग्मा के ऊपर की कुछ परतों में चट्टानों के जो पानी फंसा होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वही पानी उबलने लगता है तो स्टीम उन क्रैक से बाहर निकलने लगती है, और ये पानी झरनों के रूप में फूट पड़ता है बाहर, और इस प्रकार के हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। इसी में सल्फर कंटेंट भी होता है। ये स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं गर्म पानी के सोर्सेस, हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं इसको। तो बच्चों, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें एक्टिव वॉल्केनो मैंने बताया 500 से 600, अधिकतर हमारे समुद्री बेस पे है, प्रशांत महासागर में है। इटली में एक बहुत बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट विसुवियस, ठीक है, और ये लास्ट 1944 में फटा था, बड़े पैमाने का बता रहा हूँ, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। कुछ ही दिनों पहले न्यूजीलैंड में एक बस्ट हुआ था, जापान के पास होते ही रहते हैं, ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में ज्यादा होते हैं। देन पूरा एक ज्वालामुखियों की श्रृंखला है पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे, समझ में आ गया? जिस तरफ जापान है ना, जापान साइड में मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, उस और पैसिफिक ओशन में देयर इज ए कंप्लीट चेन ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनिक माउंटेन्स, फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे, ये कहलाता है रिंग ऑफ फायर। और इसे नए नए द्वीप नाउ एंड देन बनते ही रहते हैं। आए दिन ये ज्वालामुखी फटते रहते हैं, साल में 2-4 तो इसमें फटते ही रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट ऊपर इतना हलचल दिखाई नहीं देती क्योंकि पानी से ढका हुआ है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, वो कई जो होता है धरती की जो सतह वोल्केनोज के अंदर, उसको बदलते रहते हैं। ठीक, चलिए उसका हम देखेंगे अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। ठीक, तो भूकंप का मतलब हो गया धरती का सतह का कंपन, और कंपन होगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिर सकते हैं धरती के ऊपर मौजूद। तो अर्थक्वेक क्या है? ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट विद इन द सरफेस, धरती का जो गर्भ है, इंटीरियर है, उसकी जो प्लेट्स है, वो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनको फॉल्ट जोन बोलते हैं, और उन फॉल्ट जोन्स पे जब भी एक दूसरे से टकराती है तो टकराने के कारण कंपन प्रोड्यूस होता है। ठीक है कि नहीं कहा? और एक कंपन ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। ठीक, और जिस जगह पे प्लेट्स टकराती है तो उस जगह से कंपन स्टार्ट होता है, जबरदस्त एनर्जी। तो ये जो कंपन की जो वेव्स होती है, शॉक वेव्स होती है, इसको सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और ये सिस्मिक वेव्स जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं धरती के अंदर, बिल्कुल वो फोकस कहलाता है, और ये उत्पन्न होकर ग्राउंड के सतह की ओर चलती है, और सतह के ऊपर, फोकस के बिल्कुल ऊपर का जो बिंदु, जहां से ये वेव्स की उत्पत्ति होती है, जहां पे दो प्लेट्स टकराती हैं आपस में मैग्मा के ऊपर ग्लाइड करती हुई, तो फोकस के बिल्कुल ऊपर, धरती की सतह के ऊपर जो मौजूद बिंदु होता है फॉल्ट जोन के ऊपर, को एपीसेंटर कहते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों इस एपीसेंटर पे होता है। पर जैसे जैसे एपीसेंटर से दूर जाते जाएंगे, सर्कुलर एक घेरा सा बनाते जाएंगे रिंग सर्कल्स के रूप में, वैसे वैसे जो होता है, जो वेव्स है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, जब ये वेव्स ट्रेवल करती है तो जमीन का जो ऊपर का जो परत है, ऊपर की जो 50-100 मीटर ऊंची परत है, उसको ये डिस्प्लेस करती है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल भी ग्राउंड की लेयर कहीं से तो शिफ्ट होगी, तो अगर कहीं से परत खिसकेगी, दूर हटेगी, तो कुछ हिस्सा मामला नीचे धंस सकता है, दरारें आ सकती है, और कहीं पे ये
कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन इसको बोलते हैं। ये वेव्स कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन के रूप में चलते हैं। जैसे हमारी साउंड वेव चलती है, देखा होगा किसी किसी स्थान पे तो मैटर पास आ जाता है, किसी जगह दूर चल जाता है। जहां दूर चल जाएगा वहां पे धस जाएगा ग्राउंड, उबड़ खाबड़ हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। जहां पे मैटर नजदीक आ जाएगा वहां पे उभर जाएगा। तो इस प्रकार से उबड़ खाबड़ हो जाती है हमारी पूरी धरती की सतह। ठीक है, और ये जो फॉल्ट जोन होते हैं बच्चों, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपन महसूस किया जाता है, इसके ऊपर अगर कोई भी हमारे जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब क्या है, धराशायी हो सकती है इस कंपन के कारण। ठीक, तो ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट विद इन द फोर्सेस, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ ग्राउंड टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सही है, तो धरती के इंटीरियर में मूवमेंट जो होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, इसके कारण क्या होता है, धरती की सतह जो होती है वो शेक करती है, कांपती है, और इसी कंपन को अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और इस कंपन के मैग्नीट्यूड के हिसाब से पता चलता है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी का उतना ज्यादा नुकसान धरती की सतह के ऊपर होता। कैसे, मैंने बताया कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जो कि मैंने बताया 29 प्लेट्स है, मोल्टन मैग्मा के ऊपर ग्लाइड करती रहती है, ग्लाइड करते करते कभी कभी टक्कर लग जाती है। ठीक है, और क्योंकि कई हजारों किलोमीटर बड़ी प्लेट्स होती हैं, ये मोटी होती हैं, तो इनकी हल्की सी टक्कर से भी जो होती है ये प्लेट्स कैसे करती है, एक दूसरे के ऊपर राइज हो जाती हैं, कुछ हिस्सा पर टूट जाता है। ठीक है कि नहीं का, 3-4 फीट का, 5 फीट का भी अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक प्लेट टक्कर मारती, एक ऊपर उठ जाए, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो लिक्विड ही है, तो टक्कर लगती है, क्या होती है, मोल्टन मैग्मा प्रेशर मारता है, तो एक प्लेट दूसरे के मुकाबले ऊपर नीचे हो जाती है। तो हल्का सा इसमें ऊपर नीचे का वर्टिकल मूवमेंट जो होता है, तो ऐसा वर्टिकल मूवमेंट ऊपर तक होता है तो पूरी धरती फट जाती है, दरार आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ग्लाइडिंग ओवर द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा के ऊपर, चट्टानों के ऊपर तैरती हुई जो प्लेट्स हमारी, उनके टकराव से होता है अर्थक्वेक। A large amount of energy is released, और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, that travels in the form of seismic waves, कंपन होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये सिस्मिक वेव्स के रूप में, वेव मतलब लहरों के रूप में ट्रैवल करती है ये। तो इसका मतलब जैसे पानी में लहरें उठती है ना, वैसे ये ग्राउंड का जो मटेरियल है वो मूव करता है। ठीक, और ये सतह के ऊपर, सतह की ओर ट्रैवल करती है वेव्स, बाहर की ओर। द पॉइंट अंडर द सरफेस, और सतह के नीचे का वो बिंदु जहां पे टकराव होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में, जहां से उत्पत्ति होती है इस पूरे प्रक्रिया की, वो कहलाता है सिस्मिक फोकस। एंड इस फोकस के बिल्कुल ऊपर सीधा चले, धरती के सतह के ऊपर जो बिंदु होता है फोकस के ऊपर, उसको एपीसेंटर बोलते हैं। एपी मींस अबव, तो सेंटर मतलब फोकस, फोकस के बिल्कुल ऊपर का जो केंद्र है वो एपीसेंटर है। एपीसेंटर पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड epicenter. Clear? The seismic waves cause ground shaking. और जो सिस्मिक वेव्स होते हैं बच्चों, ये क्या करती हैं, ये ग्राउंड को कंपन देती हैं, ये ग्राउंड के कांपने लगता है, शेक करने लगता है। ठीक, सो द सिस्मिक वेव्स कॉज ग्राउंड शेकिंग, इससे क्या धरती हिलने लगती है, ग्राउंड रप्चर। ठीक है, जबरदस्त एनर्जी रिलीज के कारण जगह जगह दरारें आ जाती हैं, फट जाती है जमीन। ठीक है, एंड ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, तो धरती की सतह खिसकती है इधर से उधर, कभी कहीं किसी जगह उठ जाएगी, किसी जगह धंस जाएगी, तो इससे पूरी सतह जो होती है तहस नहस होती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब मुझे बताइए, किसी ने बिल्कुल धरती को प्लेन करके उस पे कुछ लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया हो, और वो सब उबड़ खाबड़ में कहीं से ऊपर हो जाए, कहीं से नीचे हो जाए, तो पूरी जो हमारी दीवारें हैं वो क्रैक हो सकते हैं, उनकी नींव हिल जाती है बिल्डिंग्स की। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह हो गए, फ्लाईओवर्स, डैम्स, इन सब में दरारें आ सकती है। ठीक, दिस कॉजेज ह्यूज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे क्या है, जान का नुकसान और खूब ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक, और जो मानव निर्मित जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग, टावर हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, फ्लाईओवर्स है, ये सब क्या है, टूट सकते हैं। द जॉइंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और जो टेक्टोनिक प्लेट के जो जॉइंट होते हैं, जहां पे दो प्लेट आपस में टकराती है, टच होती है, उनको फॉल्ट जोन बोलते हैं बच्चों। और इन फॉल्ट जोन पे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्यादा खतरनाक इंटेंसिटी के आते हैं। और जो रीजन बच्चों इन फॉल्ट जोन के बिल्कुल ऊपर होते हैं, फॉल्ट जोन के 10, 20, 30, 40 किलोमीटर के इलाके में होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर रीजन में, वो जोन कहलाता है बच्चों जोन 5। ये सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप झेलने वाला जोन होता है, सबसे ज्यादा डैमेज वाला जोन होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, या फिर मजबूत बनानी चाहिए आरसीसी कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे इस फॉल्ट जोन से दूर जाते जाएंगे, हम सर्कुलर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं पूरे जोन्स को, लैंड के सरफेस को। ठीक है, तो फॉल्ट जोन के जस्ट ऊपर 20-30 किलोमीटर के दायरे का जो क्षेत्र होता है वो जोन 5 होता है। फिर उससे और आगे 30, 40, 50 किलोमीटर का इलाका है वो
जोन 4 में आता है, फिर और दूर चल जाएगा जोन 3, 2 एंड 1। तो सबसे कम जो डेंजरस जोन है वो 1, 2 होता है, जिसमें रेयरली कोई भूकंप आता है। 3, 4 में नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल माइल्ड इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं, उससे भी कोई खतरा नहीं होता। जोन 4 और 5 खतरनाक इंटेंसिटी वाले भूकंप के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो द जॉइंट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स टोटल 29 है। आगे इनके बारे में बात करेंगे, क्या होती है, कैसी होती है, और इनके जो जॉइंट होते हैं उसको फॉल्ट जोन कहते हैं। द रीजन्स दैट लाई डायरेक्टली अबव दीज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी, और वो रीजन, वो स्थान जो कि इन फॉल्ट जोन के सीधे सीधे क्या आ जाते हैं, ऊपर ही आते हैं, वो ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स को झेलते हैं, वहां अर्थक्वेक्स ज्यादा कॉमन है, ठीक। The danger reduces as the distance from the fault zone increases। जैसे जैसे सतह पे फॉल्ट जोन से, या जो हमारा एपिसेंटर होता है, फॉल्ट जोन से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है खतरा वो घटते जाता है, ठीक। चलिए, तो अर्थक्वेक जो होता है बच्चों, उसको नापने के लिए, कंपन की जो इंटेंसिटी उसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो है सिस्मोग्राफ। इसको एक यूएस पर्सन ने डिवाइस किया था, चार्ल्स रिक्टर नाम है उनका। तो इस जो पैमाने को है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल कहा जाता है, चार्ल्स रिक्टर के नाम पे ये दिया गया है, रिक्टर स्केल, क्लियर। तो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ठीक है। और जो स्केल है इसको नापने के लिए, इसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को नापने के लिए, वो रिक्टर स्केल है बच्चों, और ये 0 से 10 तक की इसकी इंटेंसिटी होती है बच्चों। आज तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बच्चों रिक्टर पैमाने पर 9.8 इंटेंसिटी का आया अलास्का में, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे देश में 2004 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी। ये थाईलैंड जो है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वो उनके समुद्री कोस्ट से करीब 60-70 किलोमीटर नॉर्थ में एक द्वीप है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड जो है वहां पे एक भूकंप आया था रिक्टर पैमाने पे 9.2। ये भी बहुत जबरदस्त था, और उसके कारण बड़ी ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठी थी, जिन्होंने कई देशों में नुकसान पहुंचाया था, हमारे भारत देश में भी पहुंचाया था। और उस समय लगभग 2.5 से 3 लाख लोग मारे गए थे। हमारे भारत देश में कम से कम 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये 2004 में 26 दिसंबर सुबह 7:30 बजे की घटना है, जब ये भूकंप आया। भूकंप आने के 2 घंटे के अंदर लगभग सुनामी ने हर कोस्ट को हिट कर दिया था। 2 घंटे के अंदर इतना तेजी से सुनामी ट्रेवल करती है। तो सुनामी के बारे में भी अगला टॉपिक हम बात करेंगे। तो भूकंप जो होते हैं ये बहुत डेंजरस चीज होती है, ठीक है। तो ये तो खतरनाक भूकंप हो गए, ठीक है। फिर हमारा कुछ समय पहले हिमालयन रीजन में आया था, हमारे महाराष्ट्र में लातूर में आ चुका है, गुजरात में भुज में आ चुका है। तो ये जो होते हैं अधिकतर जो भूकंप थे ये 7 to 8 रिक्टर पैमाने के थे, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमारा जो जोन 5 में जो रीजन है हमारी कंट्री के, वो है जम्मू कश्मीर का रीजन, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे जो कि जोन 5 में आते हैं और ज्यादा खतरे के निशान पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खतरनाक इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे सुनामी क्या होता है। सुनामी होती है बच्चों समुद्री लहरें ऊंची ऊंची जो वॉल की तरह ट्रेवल करती हैं, और ये समुद्र के फ्लोर पे आने वाले जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसके कारण जन्म लेती है सुनामी। अभी मैंने सुनामी की बात की। तो होता क्या है सुनामी, तो ये जापानीज टर्म है बच्चों, इसका मतलब होता है ह्यूज किलर वेव्स, लार्ज किलर वेव्स, अर्थक्वेक सी वेव्स। These are high energy waves generated in the sea as a result of earthquakes occurring on the floor of the sea। जो समुद्र का तल होता है, बेस होता है, फ्लोर, उस पे जब अर्थक्वेक आता है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मैंने बताया था समुद्र के तल पे पतली होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो प्लेट्स आपस में टकरा जाती है, जितनी बड़ी प्लेट होंगी उतनी कंपन ज्यादा होगा, ठीक। दो प्लेट्स आपस में टकरा गई तो टक्कर लगने के बाद में नॉर्मली कोई एक प्लेट जो होती है वो सरक करके ऊपर आ जाती है, उनके बीच में वर्टिकल मूवमेंट होता है, टक्कर लगने से एक प्लेट नीचे खिसकती है, एक ऊपर आती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक प्लेट 4 से 5 फीट भी ऊपर आ गई, 4 से 5 फीट ऊपर आ गई, तो बहुत काफी है ये सुनामी को जन्म देने के लिए। 4-5 फीट का वर्टिकल मूवमेंट, जो प्लेट ऊपर खिसक जाएगी तो उसके ऊपर का जो पूरा पानी है महासागर वो एकदम से 5 फीट ऊपर उठ जाएगा, तो दूसरी वाली जो है उसका पानी नीचे धस जाएगा। तो जिधर पानी नीचे धसक गया और एक तरफ पानी ऊपर उठ गया, तो पूरे समुद्र में आधा पानी ऊपर उठ गया बहुत लंबी दूरी तक, सैकड़ों किलोमीटर तक, और
एक जगह पानी एकदम से नीचे हो गया तो जो ऊंचाई पे जो पानी तो लिक्विड है, ऊंचा कैसे टिका रहेगा, वो एकदम से नीचाई वाले इलाके की तरफ क्या करता है, वो गिरता है। समझ में आ गया। और गिरेगा तो ऊंचाई से गिरेगा, 3-4-5 फीट की ऊंचाई से पानी गिरेगा, पानी में बहुत फोर्स होती है, तो बहुत ज्यादा 3-4-5 फीट की ऊंचाई से गिरेगा तो 3-4-5 फीट नीचे तक जाएगा घुस करके, फिर वापस उठेगा पानी। तो पीछे का जितना भी पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो सारा सारा उस तरफ फ्लो करने लगता है जिस तरफ नीचाई कम है। तो एक तरह से वर्चुअल ढलान बन गई हमारी, ठीक है। और ये पानी फ्लो करता करता एक दीवार के रूप में ट्रेवल करता है, पूरी बड़ी सारी वेव बन जाती है। तो बच्चों जहां पे समुद्र की गहराई ज्यादा है वहां तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इस दीवार की ऊंचाई 4-5-7-10 फीट से ज्यादा नहीं, तो 4-5 फीट ही होती है, तो बहुत एक नॉर्मल सा फिनोमेनन होता है जहाँ पे गहराई किलोमीटर में समुद्र की। लेकिन ट्रेवल करते करते जैसे जैसे ये दीवार रूपी जो पानी है ये तट की ओर बहता है, तो तट के पास आते आते क्या होता है, तट पे गहराई हो जाती है कम, तो ये हाइट गेन कर लेता है और धीरे धीरे इसकी हाइट और इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। और इसकी हाइट बढ़ते 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 ये नियरली 100 फीट तक हो सकती है। कहाँ 5-6 फीट से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे 100-125 फीट तक भी इसकी हाइट हो सकती है। दे कैन बी एज हाई एज 30 मीटर। आज तक के इतिहास में बच्चों सबसे ज्यादा ऊंचाई की जो सुनामी वेव्स नोटिस की गई है जापान में, वो नोटिस की गई थी 42 मीटर्स। 42 मीटर सबसे ऊंचा आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। और अधिकतर 30 मीटर के ऊपर काफी डेंजरस मानी जाती है। सो दे कैन बी एज हाई एज 30 मीटर। तो 30 मीटर का मतलब बच्चों होता है नियरली 100 फुट। और ये एक बहुमंजिला 4-5 मंजिला जो इमारत है उसको भी डुबोने के लिए काफी होता है। इतना सारा पानी जो होता है बच्चों एकदम से समुद्र के ओर से आता है और पूरे तट को डुबो देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाते हैं, पानी भर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये है वजह सुनामी। और पता एकदम से नहीं चलता इसका कोई पहले से, ठीक है। और जैसे ही सुनामी बिल्कुल आपको सामने दिख जाएगा 2-4 किलोमीटर दूर होता है तभी ये दिखाई देता है, उसकी पहले से कोई वार्निंग नहीं पता चलती है हमको, तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अर्थक्वेक्स जो होते हैं उसके बारे में हमको समुद्र के अंदर इंटीरियर हलचल पता नहीं चलता है। ऐसी कोई डिवाइस अभी तक हमने नहीं बनाई जिससे अर्थक्वेक के बारे में पता लगे। तो मुश्किल से अर्थक्वेक आने के 1.5-2 घंटे के अंदर सुनामी हिट कर जाती है। वो डिपेंड करता है कितना दूर है। और 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुनामी की वेव्स चलती है, किलर वेव्स, क्लियर है। तो बहुत जान और माल को हानि होती है। तो शुरू में जब सुनामी आती है तो एक बार तो समुद्र का पानी बिल्कुल पीछे खिसकता है, क्योंकि पानी एक एक जगह एकदम से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके राइज करने से एक बार तो समुद्र का पानी ऊपर उठ जाएगा। उस जगह से ऊपर उठने से क्या होता है, शोर जहां पे की पानी कम होता है वो एकदम से पानी पीछे खींचता है। तो अगर पानी पीछे खींच रहा है समुद्र का बहुत सारा मतलब कई किलोमीटर के इलाके में आपको बेस दिखाई दे जाएगा। तो अगर किसी समुद्री इलाके में आप कहीं पे तट पे हो और तट पे क्या है एकदम से पानी पहले समुद्र की ओर खींचा चला जाए कई किलोमीटर तक बिल्कुल तट दिख जाए, तो ये फिनोमेनन समझ लेना सुनामी का इंडिकेशन है। आने वाले कुछ मिनटों में 10-20-25 मिनटों के अंदर ही खतरनाक वेव्स आ सकते हैं, मोटी ऊंचाई वाली वेव्स, ठीक है ठीक है। तो ये वेव जो होती हैं ये क्यों उपजती हैं, बिकॉज ऑफ द earthquakes originating on the floor of the ocean, ठीक है। सो अब क्या होगा, इफ द earthquake of magnitude 7 or more originates at the sea bottom, समुद्र के तल पे बॉटम पे यदि 7 या उससे ज्यादा इंटेंसिटी का रिक्टर पैमाने पे यदि earthquake जन्म लेता है, earthquake होता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी एकदम से कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर उठने से पानी एकदम से उठ जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पे। और इससे ऊंची ऊंची हाई एनर्जी सी वेव्स बनती है जो कि वॉल के रूप में ट्रेवल करती है, कहाँ की ओर, शोर की ओर। शोर निचला इलाका होता है, बीच में से पानी उठ गया तो बाहर की ओर ही ट्रेवल करेगा। समझ में आ गया। दीज किलर वेव्स में बी एज हाई एज 30 मीटर। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे कि आप एक बकेट है, बकेट में पूरा पानी भर दो ऊपर तक, नीचे उसके एक ईंट रख दो, ठीक है। और अचानक से ईंट को कोई उठा करके एकदम से ऊपर की ओर धक्का मारे तो ईंट के ऊपर जो पूरा पानी एकदम से ऊपर उठ जाएगा। वो पानी सेंटर में से तो ऊपर उठेगा, फिर कहाँ को ओर बहेगा, वो बाहर की ओर बहेगा, बाल्टी के किनारे की ओर बहेगा। इस प्रकार से बीच में से पानी ऊपर उठ जाता है तो वो एकदम से दोनों ओर शोर की तरफ बहता है। और जैसे जैसे तट के पास जाते जाते गहराई कम होगी वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर क्या, दीज किलर वेव दे ट्रेवल लाइक ए वॉल टुवर्ड द शोर, तट की ओर ये दीवार की तरफ मूव करती है। These killer waves may be as high as 30 meters and lose their energy as soon as they hit the coast. और जैसे ये तट से टकराती है इनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। They bring huge losses and destruction to life and property. तो कोस्टल एरियाज में बच्चों क्या है, बहुत जान और माल की हानि होती है, लोग बह जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग की बिल्डिंग बह जाती है कई बार, ठीक है। The debris in sea water damages
बिल्डिंग। अब डेब्रिस मतलब टूट फूट जो भी है, जो भी चीजों को तोड़ फोड़ करके लाएगा, वो हिट करते हैं एक दूसरे से, तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। समुद्री पानी जो होता है ये डैमेज कर देता है किसको, बिल्डिंग्स को। अपरूट्स प्लांट्स, पेड़ उखड़ जाते हैं पानी के कटाव के कारण। उसके बाद जानवर बह जाते हैं, मारे जाते हैं। व्हीकल्स, गाड़ी मोटर जो पार्क की हुई है अगल बगल में गलियों में, वो सब बह जाती है समुद्री पानी के अंदर, फिर लौट के भी नहीं आती। तो पानी एक बार पीछे जाएगा, बहुत तेजी से आएगा और एक बार पूरा आगे तक भर जाएगा, फिर जब वापस जाएगा समुद्र के अंदर लौट करके कुछ समय बाद, तो सब कुछ समुद्र में खींच ले जाएगा पानी। ठीक है, पूरी अधिकतर चीजों को बहा ले जाता है तोड़ फोड़ करके। ठीक, इट किल्स एनिमल्स, व्हीकल्स आर कैरिड अवे विद सी वाटर, समुद्री पानी में बह जाते हैं गाड़ी मोटर, बड़ी बड़ी बसें तक भी बह जाती है। द वर्ड सुनामी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जापानीज, तो जापानी भाषा का शब्द है ये क्या, सुनामी, जिसका मतलब होता है अर्थक्वेक सी वेव्स। समझ में क्या, भूकंप से उपजी समुद्री लहरें ऊंची ऊंची। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, अब ये जो मैग्नीट्यूड मैंने बताया रिक्टर पैमाने पर अलग अलग हो सकता है, इसके हिसाब से उनका जो तबाही का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। तो क्या क्या मैग्नीट्यूड पे क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करता है वो देखेंगे हम। तो अगर मैग्नीट्यूड 4 से कम है रिक्टर पैमाने पर, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हार्मलेस है, मतलब लगभग ना के बराबर नुकसान होगा। फिर अगर अर्थक्वेक आते हैं 4 से 5.5 रिक्टर पैमाने पे, तो पावरफुल है, छोटे मोटे कच्चे झोपड़े, मड के जो हट्स वगैरह हैं, वो छोटे मोटे कच्चा कंस्ट्रक्शन ही गिर सकता है, इसमें भी भारी भरकम नुकसान नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा 6 से 7, ये काफी खतरनाक होते हैं। ये 50 से 60% जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर सकती हैं, दरारें आ सकती हैं, उसमें पार्शियल डैमेज हो सकता है, ये डिस्ट्रक्टिव है। उसके बाद आता है 7 और उससे ज्यादा इंटेंसिटी के, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी भी इलाके में आए, पहाड़ों में ज्यादा तबाही फैलाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, नदियों के रास्ते चेंज होते हैं, नदियों के में दरारें आ सकती हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, डैम टूट सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सीवियरली डिस्ट्रक्टिव है, डिजास्टर्स है, एंड दे मे कॉज कंप्लीट डैमेज टू एरिया, एरिया जो होता है 90 से 100% तक बर्बाद हो सकता है, और खूब ज्यादा लाइफ को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी के हिसाब से क्या है, अलग अलग जो है क्या उनकी तबाही का लेवल होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे बच्चों एक्सटर्नल, ये इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज थी, एक और देख लेते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जीज क्या होती है। मैंने बताया था ये वो एनर्जीज हैं जो धरती की सतह से काम करती हैं, बाहर से काम करती है और धरती की सतह को बदलने का काम करती है। तो एनर्जीज दैट वर्क टू चेंज द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द सरफेस, ये कहलाती हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जीज। क्लियर है, अब ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की एनर्जीज हैं देख लेते हैं। पहले मैं बता चुका हूं वेदरिंग फोर्सेस है, दूसरी है इरोजन फोर्सेस। वेदरिंग फोर्सेस में मूवमेंट नहीं होता, इरोजन फोर्सेस में मूवमेंट होता है। तो ये इमूवेबल फोर्सेस हैं, जैसे कि सूर्य की ऊष्मा, गर्मी, फ्रॉस्ट हो गया हमारा, तो इसको हमने पहले किसके हेड में पढ़ा था, मोल्डिंग फोर्सेस। तो मोल्डिंग फोर्स, टेक्टोनिक एनर्जी एक ही बात होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल एनर्जीज में वेदरिंग और इरोजन फोर्सेस आएगा। तो ये हमारी जो मूव नहीं करने वाली फोर्स है, जो कि एक ही जगह टिक के काम करती है। सन की हीट है, फ्रॉस्ट, पाला जम जाना, बर्फ जम जाना, चट्टानों के दरारों के बीच में टेम्परेचर, तापमान, मतलब सूर्य की गर्मी के कारण चट्टान का तापमान बढ़ना कम होना, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन होता हो, एक्सपेंशन होता हो बार बार, जिससे दरारें आती हो। केमिकल फोर्सेस भी है बच्चों, कुछ केमिकल एजेंट्स, केमिकल फोर्सेस हमारे कई प्रकार के केमिकल्स, एसिड रेन वगैरह जब चट्टानों से टकराती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण। कार्बोनेशन बच्चों क्या होता है, जिसपे कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो पानी के साथ क्रियाएं होती हैं, पानी कई चीजों के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको तोड़ फोड़ कर देता है। उसके अलावा डिसोल्यूशन, पानी में घुलने वाली प्रक्रियाएं, भाई चट्टान है, चट्टान के ऊपर कई प्रकार का मिनरल डिपोजिशन है, उसमें से कुछ पानी में घुलते भी होंगे, तो पानी भी उनको घोल घोल के ला करके नदी नालों में जमा कर देता है। तो इस प्रकार से ये सारे केमिकल जो फोर्सेस हैं, ये भी वेदरिंग फोर्सेस की कैटेगरी में ही आती है। उसके बाद आता है हमारा इरोजन फोर्सेस, ये मूवमेंट वाली फोर्सेस है। दे इंक्लूड मूवेबल फोर्सेस लाइक फ्लोइंग वाटर, बहता पानी, तो इसमें नदियों का पानी हो सकता है, ओशनिक करंट भी हो सकता है, जैसे भी हमने सुनामी देखा, ओशन करंट्स। ठीक है, तो ये ओशन करंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये तेज बहता जो पानी वो जिस भी चीज से टकराएगा उसको तोड़ फोड़ कर सकता है। विंड्स, तेज हवाएं, जिसमें हमारे स्टॉर्म्स, तूफान आ गए, चक्रवात, साइक्लोन्स आ गए, एंड आइस इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, बर्फ के बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं वो अपने मेन बॉडी से टूट करके, धसक करके समुद्र में आ जाते हैं, और ये बहते हुए जो हिमखंड है ये किसी भी चीज से टकराएंगे तो उसको भी ये तोड़फोड़ कर सकते हैं। बड़े पहाड़ से टकरा गया कोई हिमखंड, तो बर्फ इतनी मजबूत होती है, स्टील तक को फोड़ सकती है, तो चट्टान तो कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ा सारा हिमखंड यदि किसी पहाड़ से टकरा जाए,
फ्लोट करते हुए समुद्र में, तो पहाड़ को चूर चूर कर सकता है। जबरदस्त फोर्सेज है ये प्रकृति हमारी, जो कि बाहर से ये धरती की सतह को बदलती है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ के पूरा देख करके नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।